नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है और ये जो वीडियो है, ये हमारा यूनिट नंबर 4 में है और हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 के अंदर हम बात करेंगे बायो एक्टिव कंपाउंड्स की, ठीक है? देखो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम करवा रहे हैं पहले, फिर बाद में जो बचे हुए रहेंगे वो उनको करवा देंगे, ठीक है? पॉइंट डाल लेते हैं अपन बायो एक्टिव कंपाउंड्स। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा आपका, है ना? बायो एक्टिव कंपाउंड्स, ठीक है जी? चलिए, ये हम पढ़ने वाले। अब देखो बायो एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब बायो एक्टिव कंपाउंड हम कहते किसको है, बायो एक्टिव कंपाउंड वास्तव में होते क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है जी। अब देखो बायो एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं ना वो एनिमल में भी प्रोड्यूस होते हैं और प्लांट्स के अंदर भी प्रोड्यूस होते हैं। मतलब कि ये जो बायो एक्टिव कंपाउंड है, इनका जो प्रोडक्शन है, वो कहाँ कहाँ होता है, तो इनका प्रोडक्शन एक तो होता है आपके एनिमल में भी होता है, ठीक है, और दूसरा हमारे प्लांट्स के अंदर भी होता है, ठीक है। और इनको हम आर्टिफ़िशियली भी सिंथेसाइज़ कर सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये आर्टिफ़िशियली क्या हो सकते हैं, सिंथेसाइज़ हो सकते हैं। आर्टिफ़िशियली सिंथेसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? मतलब इनका निर्माण हम कैसे कर सकते हैं? कृत्रिम तरीके से भी इनको निर्मित किया जा सकता है। बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जिनके अंदर स्वीटनेस आती है। तो उनमें ना तो हम एनिमल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, ना ही हम प्लांट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा रियल का फ्रूट जूस आता है, रियल फ्रूट जूस नाम सुना है उसका? और उसको पिया भी है आपने, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर जो स्वाद है ना, उसके अंदर जो जूस है, वो जूस एक प्रकार का सिंथेटिक जूस है, वो कोई रियल मौसमी या उससे निकाला हुआ नहीं होता है, ठीक है? नीचे जब उसका एड चलता है, तो आप नीचे देखा करो, नीचे है ना एक वार्निंग लिखी हुई होती है, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं उसको। कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो स्वीटनेस होती है वो, है ना? ये इनके अंदर ना तो कोई एनिमल शुगर का इस्तेमाल किया जाता है, ना ही प्लांट शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत महँगी है भैया, बहुत महँगी है। चीनी का भाव है ₹42 प्रेज़ेंट टाइम पर, 48 से 42 से ₹48 के पर केजी के हिसाब से। अब आप देखिए कि कितना चीनी मतलब कितना मीठा होता है वो रियल फ्रूट जूस, है ना? अब मान लीजिए अगर आप 1 लीटर भी ले रहे हैं, अब 1 लीटर वाटर के अंदर दूसरी चीज़ें भी हैं, वाटर भी है उसके अंदर, उसके अलावा उसके अंदर दूसरी चीज़ें भी हैं, कुछ फ्रूट मिक्स भी है उसके अंदर, उसके साथ-साथ उसमें ये दूसरे बायो एक्टिव कंपाउंड्स भी हैं, मतलब इस तरह के स्वीटनेस देने वाले कंपाउंड्स भी उसके अंदर है, शुगर्स वगैरह। तो ये सब क्या है, सिंथेटिक है, ठीक है? तो हम इनको क्या कर सकते हैं, आर्टिफ़िशियली सिंथेसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रियल का फ्रूट जूस मत पीजिए, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आप पीजिए, पर फिर भी थोड़ा खतरनाक है, सोच समझ के पीजिएगा, ठीक है जी? चलिए, तो बायो एक्टिव कंपाउंड जो है वो ये हम कहाँ से मिलते हैं हमें? बायो एक्टिव कंपाउंड होते क्या है? बायो एक्टिव कंपाउंड जो है वो या तो प्रोड्यूस किए जाते हैं या फिर उनको हम कमर्शियली क्या करते हैं, आर्टिफ़िशियली सिंथेसाइज़ करते हैं। तो भैया हम ये आर्टिफ़िशियली सिंथेसाइज़ ना कर जी हाँ, तो वो कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो गया था ज़रा-सा। तो देखो ये जो कंपाउंड है हम चाहते हैं कि हम बनाएँ इनको कहाँ से? हम बनाएँगे इनको प्लांट से। प्लांट से बनाएँगे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसका वैल्यू जो है वो मार्केट में ज़्यादा होगा। मार्केट में ज़्यादा वैल्यू वाला कंपाउंड अगर आपको मिलता है, ठीक है ना? तो आप उसका पैसा भी ज़्यादा मिलेगा आपको। तो हम ऐसी चीज़ बनाएँ ना जो लोगों के लिए हानिकारक भी नहीं हो, स्वास्थ्यप्रद भी हो और जो खाए उसको कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान भी ना हो। क्लियर? समझ में आ गई बात? इसलिए हम क्या बनाना चाहते हैं? बायोएक्टिव कंपाउंड बनाना चाहते हैं। इसीलिए हम ये चीज़ पढ़ रहे हैं। जो हम बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं ना, तो हम ऐसी चीज़ करने चाहते हैं कि जिससे हम नेचुरल तरीके के फूड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकें। ये जो फोर्थ यूनिट है ये इसी के लिए है, ठीक है? नए तरीके के नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल हम कर सकें, इनको प्रोड्यूस कर सकें। अभी तक हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बहुत सारे काम किए हैं, है ना? एनिमल में चेंज किया, मतलब प्लांट्स के अंदर, सॉरी हम एनिमल तो पढ़ते नहीं, प्लांट पढ़ते हैं। तो प्लांट्स के अंदर हमने चेंज किया, उनसे प्रोडक्ट के निकाले। अब हम चाहते हैं कि ये प्लांट्स हमें बायो एक्टिव कंपाउंड्स दें अपने, ठीक है? और ये जो बायोएक्टिव कंपाउंड होंगे ना, ये इनके होंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। एक तो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं और एक दूसरे कौन से होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट तो जो सेल होती है उसकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को करने में
काम आते हैं। समझ में आ रही बात। और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो इसमें काम नहीं आते, और उनको क्या किया जाता है, प्लांट्स के द्वारा या ऑर्गेनिज्म के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा उनको बाहर की तरफ में सीक्रेट कर दिया जाता है। उस सीक्रेशन को हम इकट्ठा करते हैं और हमारे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि प्लांट्स के रूप में अगर हम देखें तो गोंद, गोंद जानते हैं ना, गम, ये प्लांट से मिलता है हमें। जो गम होता है, वैसे सिंथेटिक भी मिलता है आजकल, तो सिंथेटिक आता है, इतना प्लांट्स के अंदर होता नहीं। बबूल का गोंद आपने देखा हो, घरों में महिलाएं जो है ना गोंद के लड्डू बनाए खाती है। तो वो जो गोंद होता है बहुत पावरफुल होता है। अब वो पावरफुल गोंद प्लांट्स के लिए तो क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, लेकिन हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। समझ रहे। तो हम चाहते हैं कि इस तरह के सेकेंडरी प्रोडक्ट जो नेचुरल हो उनको हम बनाएं लेबोरेटरी के अंदर और उनको मार्केट में बेचें, ताकि लोगों को इससे फायदा हो, मतलब उनकी स्वास्थ्य के ऊपर भी कोई प्रभाव ना पड़े और हमारी इकोनॉमी भी बढ़े। समझ में आया बात। इसलिए हम इस यूनिट को पढ़ रहे हैं। ठीक, एग्जाम में तो हमें लिखना ही है, लेकिन आगे भी आप भविष्य में इसका इस्तेमाल करके कोई इंडस्ट्री वगैरह खोल सकते हैं अगर आपके पास थोड़ा अच्छा सा पैसा है तो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा बायो एक्टिव कंपाउंड्स। तो बायोएक्टिव कंपाउंड्स में हमने समझा कि ये जो है प्रोड्यूस होते हैं, इनका प्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, एनिमल के द्वारा होता है, और दूसरा प्लांट्स के द्वारा होता है, तीसरा हम इनको आर्टिफिशियली भी क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो होते हैं बायोएक्टिव कंपाउंड, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या उनका कोई टिश्यू है, कोई सेल है, ठीक है ना, उनके ऊपर कोई प्रभाव दर्शाते हैं। ये बायोएक्टिव कंपाउंड जो होते हैं, कोई भी जो जीवित प्राणी होता है उसके ऊपर, उसका ऊतक, उसकी कोशिका हो, उसके ऊपर अपना प्रभाव शो करते हैं। ठीक है। ये वास्तव में क्या होते हैं, ये बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं एनिमल के या कोई भी हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म। तो हम यहाँ एनिमल या प्लांट न लिखकर क्या लिखेंगे, ऑर्गेनिज्म शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी ऑर्गेनिज्म होगा उस ऑर्गेनिज्म के मेटाबोलाइट, या यूं कह सकते हैं हम कि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं। क्या होते हैं भैया, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है ना, उस ऑर्गेनिज्म के क्या होते हैं, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं। क्लियर बात, समझ में आ गई बात। अब देखो, ये जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं ये प्लांट के द्वारा भी सिंथेसाइज किए जाते हैं। ठीक है ना। क्यों सिंथेसाइज किए जाते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, ये मेटाबॉलिक प्रोडक्ट इसलिए सिंथेसाइज किए जाते हैं, एक तो ये जो होते हैं, जो भी फंक्शन या क्रियाएं होती है सेल्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट को पचाना है, फॉर एग्जांपल ये सेल है, थोड़ा सा ऐसे समझिए इसको अपन। ये सेल है, सेल में क्या होता है, हमारे पास ग्लूकोज होता है। ठीक है जी। अब इस ग्लूकोज को पचाना है, तो ग्लूकोज को पचाकर क्या बनाया जाएगा, पायरुविक एसिड बनाया जाएगा। ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा, ये पायरुविक एसिड जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और सेल ये भी कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया भी सेल के अंदर ही है। ठीक है। ये ग्लूकोज कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। यहाँ जाकर ये क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा। तो ये बेटा, अब यहाँ पर इन रिएक्शंस को करने में देखो, यहाँ पर ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाने में कौन सा प्रोसेस काम आता है, ग्लाइकोलाइसिस काम आता है। तो इस ग्लाइकोलाइसिस में जितने भी एंजाइम चाहिए, जितने भी एंजाइम चाहिए वो कहाँ से आएंगे, वो कोई जीन बनाएगा। कौन बनाएगा, कोई जीन बनाएगा। ठीक है, ओके, बाद में देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कोई ना कोई जीन बनाएगा उनको, उन एंजाइम्स को, और उन एंजाइम्स का इस्तेमाल करके हम ये जो सेल होती है वो अपना काम करती है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, और उस ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म से क्या मिल रही है, हमें एटीपी मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो यहाँ पर जो जो काम आ गए वो तो रह गए आपके प्राइमरी मेटाबोलाइट। ठीक है। और जो बच जाएंगे वो होंगे हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो ये सब चीजें प्लांट्स में भी होती है, एनिमल्स में भी होती है, मतलब सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये चीजें होती है। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो मेटाबोलाइट प्रोडक्ट होते हैं ये एसेंशियल फंक्शन करते हैं। कौन से फंक्शन करते हैं, एसेंशियल मतलब कि आवश्यक, एसेंशियल फंक्शन को ये परफॉर्म करते हैं। ठीक है। आवश्यक होते हैं, जैसे कि क्या क्या हो सकते हैं वो, जैसे कि ग्रोथ है, ग्रोथ करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, उसमें हमारे काम आएंगे। ग्रोथ में काम आ सकते हैं ये, हमारे डेवलपमेंट में काम आते हैं ये, हमारा जो विकास होता है उसमें, इन सब में
प्राइमरी मेटाबोलाइट काम आते हैं। कौन से मेटाबोलाइट काम आएंगे? प्राइमरी। ठीक है, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे स्पेसिफिक फंक्शन है, जैसे कि जो पोलन होते हैं, पोलन को अट्रैक्ट करते हैं कौन? कीट। तो वो कीट जो है पोलन के पास आते हैं, एक तो उसकी फ्रेगनेंस के लिए और दूसरा उसकी शुगर के लिए। वो जो शुगरी मटेरियल होता है उसके पास में, उसके लिए आते हैं ताकि उसको खाए और अपने एनर्जी ले। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ मेटाबोलाइट ऐसे होते हैं जो हर्बीवोरस के लिए डिफेंस का काम करते हैं। जैसे कुछ में जहर होता है, ठीक, कुछ में गंदी स्मेल होती है ताकि उसके पास वो नहीं आए। बात समझ में आ रही है ना? जैसे आपने देखा होगा कि पत्ते जो होते हैं ना, जैसे कि कुछ ऐसे पत्ते भी हैं, कुछ ऐसे घासें हैं जिनके पास में ऐसी स्मेल होती है कि जानवर उस तक नहीं जाता है, वो वहां पर नहीं पहुंचता है, क्योंकि उसमें इतनी खतरनाक स्मेल अपने को नहीं आती, वो जानवरों को आती। जानवरों के लिए वो एक प्रकार से डिफेंस टूल है, अपने लिए नहीं, हम उसको उखाड़ के ला सकते हैं, खा सकते हैं, लेकिन जो जानवर है, जो हर्बीवोरस है, वो वहां तक नहीं पहुंचते हैं। क्यों? उस स्मेल की वजह से वो दूर भागते हैं। तो वो भी एक प्रकार का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। क्लियर? तो ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए काम आ सकते हैं। दूसरी चीज, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, है ना? उनको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी। ये तो प्राइमरी मेटाबोलाइट तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए काम आएंगे, और जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होंगे, वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट्स और एनिमल्स में, जैसे प्लांट्स की बात करें तो पोलिनेटर के लिए आते हैं, पोलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, पोलिनेटर का अट्रैक्शन करते हैं, अट्रैक्शन। ठीक है, दूसरा ये जैसे कि मैंने बताया आपको, जो हर्बीवोरस होते हैं उनके अगेंस्ट काम करते हैं, यानी कि डिफेंस का काम करते हैं। इसका काम करते हैं डिफेंस अगेंस्ट पोलिनेटर, सॉरी, हर्बीवोरस, डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरस। ठीक है, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। तो ये मैंने छोटा लिख किया, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो ये होते हैं आपके कौन? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है जी। अब जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं प्लांट में, वो सारे के सारे तो इस्तेमाल होते हैं मेटाबॉलिक पाथवे में। ठीक है ना? और वो उस प्लांट्स के लिए, सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स तो क्या काम करते हैं? ये प्लांट के जो भी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, तो ऑल मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक पाथवे में ये काम करते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज, ये असेंशियल होते हैं, इसके लिए असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स। ठीक है, या एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के लिए भी होता है ये सब, या दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए बात करें, प्रोकैरियोटिक के लिए, तो वो भी होते हैं। ठीक है ना? ठीक है, किस में काम आते हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, जैसा कि अभी हमने कहा, इन्वॉल्व होते हैं किसके अंदर? ग्रोथ के अंदर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या होते हैं? ये इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ग्रोथ भी करवाते हैं और उसमें डेवलपमेंट भी करवाते हैं। इसके अलावा देखें हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। चलिए, ठीक है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब देखो, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो मेटाबॉलिक पाथवे के दौरान, मेटाबॉलिक पाथवे के दौरान क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, और मेटाबॉलिक पाथवे में इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, प्रोड्यूस इन अदर मेटाबॉलिक पाथवे। ठीक है, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? मेटाबॉलिक पाथवे में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अ, ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं लेकिन असेंशियल नहीं होते, है ना? दीज आर दीज आर इंपॉर्टेंट पर नॉट असेंशियल। ठीक है ना? नॉट एसेंशियल फॉर फंक्शनिंग। अब जैसे मान लो, एक चीज बताएं अपन, भाई ऐसा तो है ही नहीं
कि मान लीजिए कोई पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन में नेक्टर का फॉर्मेशन होता है जी, है ना। ये थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूं क्या, स्क्रीन को थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है क्योंकि मैं इधर से ऊपर ले रहा हूँ, तो थोड़ा सा इसको नीचे कर दे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए। ठीक है, अब ये मुझे लग रहा है सही, थोड़ा सा ऊपर आ जाए। अब एकदम फुल है, कोई दिक्कत नहीं, अब हमें दिखने में समस्या नहीं रहेगी। ठीक है, ये देखिएगा। चलिए, तो देखो मैं ये कह रहा था कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई आपका क्या है जी, स्टेमन है। ठीक है, और इस स्टेमन में ये पोलन है यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो पोलन है, ये पोलन कोई विशेष प्रकार का जो है स्राव वो स्रावित करते हैं। ठीक है, ये पोलन क्या करते हैं, कुछ विशेष प्रकार का स्राव स्रावित करते हैं, जिसकी वजह से कीट आकर्षित होते हैं। अब अगर मान लीजिए अगर ये स्रावित ना करे तो क्या फर्क पड़ रहा है इनके, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब कि ये आवश्यक नहीं है फंक्शन करने के लिए। हाँ, इंपॉर्टेंट जरूर है, इंपॉर्टेंट तो इसलिए है कि अगर मान लो ये होते तो कीट ज्यादा आकर्षित होते, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बहुत से ऐसे हैं जिनके पास में कोई किसी प्रकार का कोई टूल ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें पॉलिनेशन होता है, तो हमें कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं ना, ये प्रोड्यूस होते हैं, अदर मेटाबॉलिक पाथवे में प्रोड्यूस होंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट है, मान सकते हैं हम इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आवश्यक ही है, ये होना जरूरी है, ऐसा नहीं है। तो नॉट एसेंशियल, ये ध्यान रखना। तो जब ये पादप के लिए जरूरी है ही नहीं तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे हमारा प्लांट्स या एनिमल या हमारा जो ऑर्गेनिज्म है वो डैमेज भी नहीं होगा, और उससे उसके ऊपर कोई खतरा भी नहीं है। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर यूजफुल। जैसे है ये यूजफुल है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यूजफुल फॉर लॉन्ग, ज्यादा समय के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, किस किस में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि डिफेंस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, डिफेंस पर्पज। अब डिफेंस पर्पज में देखो आप, मिर्ची, मिर्ची जो होती है ना, मिर्ची को हम खाते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन मिर्ची के अंदर जो एसेंशियल ऑयल होता है ना, उसका जो आवश्यक पदार्थ होता है एसेंशियल ऑयल, उसके अंदर जो ऑयल पाया जाता है, वो ऑयल जो है ना दाहक प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है, दाहक प्रकृति का। दाहक मतलब जलाने वाला, जलते तो हम नहीं उससे, लेकिन जब आप त्वचा के ऊपर उसको लगाओगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप जल गए, आग से जल गए, ऐसा लगेगा। ठीक है, तो वो जो दाहन दहन जो होता है हमारा, त्वचा का जलना, जो हमें महसूस होता है कि जैसे हम जल गए, है ना, क्या बोलते हैं, अरे यार मिर्ची लग गई, जल गया, तो वो जो जल गया ना, वो जो शब्द है वो आग से जलने के बराबर का ही है। सेम वैसा का वैसा ही दहन होता है, लेकिन हमें उससे कोई चोट नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो ऐसे टूल्स का इस्तेमाल हम किस में कर सकते हैं, डिफेंस में कर सकते हैं। ठीक है, कोई लड़ने आया, फेंक दी मिर्ची आंख में, और उसको हम खाते भी हैं, इस्तेमाल भी करते हैं, तो वो प्लांट का क्या है जी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। प्लांट के काम का नहीं, वो हमारे काम का इसलिए बाहर है। अगर प्लांट के काम का होता तो प्लांट उसको यूटिलाइज कर लेता। ठीक है, जैसे कि टमाटर के अंदर पाया जाने वाला लाइकोपर्सिकम, ठीक है, जिसकी वजह से टमाटर का जो स्वाद होता है वो खट्टा मीठा होता है। तो वो जो खट्टा मीठा स्वाद है ना, उसका उसका जो रंग है लाल, वो जो लाल रंग दे रहा है हमें, वो खुद के लिए नहीं दे रहा है, वो किसके लिए दे रहा है, अपने लिए दे रहा है, अपने लिए दे रहा है, हमको खाने के लिए दे रहा है वो लाल, खुद के लिए तो इस्तेमाल करता ही नहीं। तो कभी भी प्लांट जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनको अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते। जैसे प्याज के अंदर पाया जाने वाला जो ऑयल होता है, वो लहसुन के अंदर पाया जाने वाला जिसकी वजह से खुशबू आती है, ठीक है, वो सब इनके सब के क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए, तो प्लांट के जो बायोएक्टिव कंपाउंड है अपने, जिनको हमने बोला है कि ये हमारे लिए क्या हो सकते हैं, यूजफुल हो सकते हैं। कैसे, एक तो डिफेंस में हम डिफेंस पर्पज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इनको। ठीक है, ये डिफेंस पर्पज मतलब प्लांट भी करते हैं इनको, डिफेंस पर्पज में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लांट्स के लिए बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, अपने लिए तो क्या करेंगे, प्लांट्स में है तो उसके लिए बता रहे हैं कि डिफेंस पर्पज में इस्तेमाल करते हैं एक तो। दूसरा ये उसको कलर के लिए, ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक एज कलर, जैसे कि लाल मिर्च, हरी मिर्च, पीली मिर्च आती है आजकल, वो उनके कलर्स के लिए, तो उनके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सिग्नलिंग, जो भी सिग्नलिंग या रेगुलेशन, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनके सिग्नलिंग और उनके रेगुलेशन में भी भाग लेते हैं ना। तो यूँ कह सकते हैं हम आल्सो
यूज इन सिग्नलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफ प्राइमरी ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट पाथवे या मेटाबॉलिक पाथवे इसमें भी ये क्या होते हैं जी, काम आते हैं। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट बात करें हम, जो प्लांट बायोएक्टिव कंपाउंड होते हैं, जो जैसे कि फॉर एग्जांपल बात करें केरोटिनोइड्स। अब देखो केरोटिनोइड्स जो है, जैसे कि मान लीजिए केरोटीन है, ये केरोटीन जो है गाजर के अंदर पाया जाता है, हमारे लिए तो इम्पोर्टेंट है, पादप के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पादप के अंदर जो गाजर का रंग जो लाल है ना, वो उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वो जो लाल रंग है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें इसके साथ ही क्या होता है, केरोटीन के साथ ही इसके साथ ही घुलनशील होता है विटामिन ए, और वो विटामिन ए हमारे लिए उपयोगी है, प्लांट के लिए उपयोगी नहीं है, उसको जरूरत ही नहीं है उसकी, है ना, वो हमें जरूरत है, तो हमारे लिए वो उपयोगी हो सकता है। तो प्लांट्स के लिए नहीं है, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है उसका, लेकिन फिर भी काम का है, उसी की वजह से तो हम गाजर को खाते हैं, उसी की वजह से हम उसको उगा रहे हैं। अगर मान लो गाजर के अंदर विटामिन ए नहीं पाया जाता, कैरोटीन नहीं पाया जाता, तो क्या हम गाजर को उगाते? नहीं उगाते ना। ऐसी बहुत सारी चीजें जिनको हम उगाते नहीं है, और रोड पर वैसे ही उगी रहती है, और उनको हम उखाड़ उखाड़ के फेंकते रहते हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसी एसेंशियल चीज नहीं है जिसका इस्तेमाल मानव प्रजाति के लिए किया जा सके। ठीक है, लेकिन अब हमें उन्हें भी बना देना है ऐसा, जब हम ये सीख जाएंगे तो बना लेंगे। ठीक है, चलो तो सिखाते हैं आपको ये। तो देखो केरोटिनॉइड्स हो गए, इसके अलावा फिनोल्स होते हैं। फिनोल्स जो है आपको बताया होगा मैंने, पॉलीफिनोल्स होते हैं यहाँ पर, पॉलीफिनोल्स या फिनोल्स, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, पॉलीफिनोल्स। ठीक है, ये जो है डिफेंस में काम आते हैं, प्लांट के डिफेंस में काम आते हैं। जैसा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने पढ़ा है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जब होता है ना, तो ये सॉरी जो उसके अंदर गांठें बनती है लेगुमिनस प्लांट्स के अंदर, तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया जाते हैं, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर जो बैक्टीरिया है, जो उसके अंदर एंट्री करते हैं, तो वो जो एंट्री लेते हैं ना उसके अंदर, वो एंट्री के समय ध्यान रखना, एंट्री जाने उसकी एंट्री ये फिनोलिक कंपाउंड्स की वजह से होती है, वरना उसको पता नहीं लगेगा, बैक्टीरिया को पता ही नहीं लगेगा कि मुझे इसके अंदर जाना है। तो वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। अब वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट बाहर की तरफ सीक्रेट किया जाएगा, उसकी खुशबू की वजह से बैक्टीरिया मूवमेंट करेगा, रन करेगा किसके अंदर, सोइल के अंदर, और जहां पर रोग हो रहा होगा, मतलब जहां पर कट लगा रहा होगा, वहां पर जाकर एंटर कर जाएगा और उसकी जड़ों में अपनी गांठें बनाना शुरू करेगा, जिससे उसको क्या मिलेगी, नाइट्रोजन मिलेगी प्लांट्स को। तो उसका सेकेंडरी मेटाबोलाइट, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आपने देखा होगा कि जब हम फलों को सूंघते हैं, सब्जियों को सूंघते हैं, तो एक विशेष प्रकार की गंध आती है। जब भी आप खेत के आसपास किनारे से जाते हो, तो एक विशेष प्रकार की गंध वहां से निकलती है, जो बहुत ही सुहावनी सी होती है। पता है वो किसकी होती है? वो भी फिनोल्स की ही होती है। वो एरोमेटिक कंपाउंड है, तो उड़ता रहता है। अनएरोमेटिक कंपाउंड उड़ता नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड है, बाहर की तरफ में उड़ता रहता है, एसेंशियल वो एसेंस के रूप में बाहर निकलता है, और उसकी अलग ही भीनी भीनी सी खुशबू आती है, हमें पता चलता है पास में कोई खेत है अपने। ठीक है जी, और आप तो खेत में जाते ही होंगे। तो कैरोटीनॉइड्स हो गए, पॉलीफिनोल्स हो गए, सब फिनोल्स होते हैं। ये किसमें पाए जाते हैं? ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो ऑयल्स होते हैं, जैसे कि पॉली फाइटोस्टेरॉल की बात करते हैं। फाइटो फाइटोस्टेरॉल्स, ये जो फाइटोस्टेरॉल्स होते हैं, ये एक प्रकार के क्या होते हैं? ऑयल्स होते हैं, तेल। ठीक है ना, ये एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं और प्लांट्स के अंदर भी पाए जाते हैं। एनिमल्स के अंदर अगर हम बात करेंगे, तो एनिमल्स में ये फैटी एसिड्स के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में पाए जाते हैं? फैटी एसिड, वसीय अम्लों के रूप में पाए जाते हैं, वसा अम्ल। और ये वसीय अम्ल किस में पाए जाते हैं? वसा किस में पाए जाते हैं? वसा पाई जाती है मिल्क के अंदर। ठीक है, मिल्क में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये फिश जो होती है मछली, उसके अंदर भी पाए जाते हैं। मांस होता है, उसके अंदर भी पाए जाते हैं। पोर्क जिसको बोलते हैं, सुअर का मांस, गाय का मांस, बैल का मांस, है ना, भैंस का मांस, ये लोग खाते हैं, सब तरह के लोग। ठीक है, तो ये फिश, मिल्क वगैरह इनको खाते हैं, तो इनको ये एसेंशियल ऑयल यानी कि
फाइटोस्टेरोल जो एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं, इसी तरह के फाइटोस्टेरोल्स, ठीक है ना, स्टेरोल्स पाए जाते हैं। फाइटो का तो मतलब प्लांट्स के अंदर पाए जाएंगे, तो उनको तो हम बोलेंगे फाइटोस्टेरोल्स, ठीक है। इसी तरह के फाइटोस्टेरोल्स जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, एनिमल्स में भी पाए जाते हैं, है ना। पॉलीफिनोल्स ये एनिमल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। तो ये जो एनिमल्स के स्टेरोल्स पाए जाते हैं, ये कैरोटीनॉइड्स या पॉलीफिनोल्स नहीं पाए जाते। क्या पाए जाते हैं, स्टेरोल्स, ठीक है। फाइटोस्टेरोल्स तो किस में पाए जाएंगे, प्लांट्स के अंदर, और स्टेरोल्स किसके अंदर पाए जाएंगे, एनिमल्स के अंदर। जो स्टेरोल्स इसके अंदर एनिमल्स के अंदर पाए जाएंगे उनमें जैसे कि फैटी एसिड हो गया, ये फैटी एसिड मिलता है हमें मिल्क के अंदर, फिश के अंदर, मांस के अंदर, इन चीजों के अंदर ये हमें मिलता है। तो ये होते हैं हमारे बायोएक्टिव कंपाउंड। अब बायोएक्टिव कंपाउंड में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अब ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होते हैं, क्योंकि जो बायोएक्टिव कंपाउंड है वही क्या है, हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। अभी देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या है। देखो जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स के जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो प्लांट की ग्रोथ और उनके डेवलपमेंट में भाग लेते हैं, मतलब हेल्पफुल होते हैं। भाग तो नहीं लेते, हम कह सकते हैं कि हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, देखो सेकेंडरी मेटाबोलाइट ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर आप पूरा लिखना है एग्जाम के अंदर, ताकि आपकी कॉपी में थोड़ा सा स्पेस कम पड़े, है ना, मतलब लिखना ज्यादा हो जाए, है ना। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल होते हैं किसमें, ग्रोथ के अंदर, ग्रोथ में और प्लांट के डेवलपमेंट में। ग्रोथ में भी हेल्पफुल होते हैं और प्लांट के डेवलपमेंट में भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये रिक्वायर नहीं होते हैं, अभी हमने कहा नॉट रिक्वायर। अब देखो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है ना, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर। एक तो बायोएक्टिव कंपाउंड का क्वेश्चन आएगा, तभी आपको ये लिख लेना है जो भी मैंने बताया, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट आ जाए तो यहाँ से शुरू कर देना है 5 नंबर का क्वेश्चन। 5 नंबर का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपका, तो 10 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है आपका। बायोएक्टिव कंपाउंड, व्हाट आर बायोएक्टिव कंपाउंड, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोएक्टिव कंपाउंड। तो बायोएक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं ये आपको बता दिया, ये होते हैं। ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका क्लियर। दोबारा क्वेश्चन आ जाए, व्हाट आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बायोएक्टिव कंपाउंड एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो अब आपको 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्लियर कर रहे हैं। तो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, ठीक है। दोनों चीज एक ही है, एक ही बात है। कान इधर से पकड़ो इधर से पकड़ो, दोनों बातें एक ही। लेकिन अब क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इसी तरह से हमने इसको डिफाइन किया हुआ है, दो भागों में तोड़ा हुआ है। तो उसी हिसाब से हमें पढ़ना होता है ना। अभी आएगा, मुझे पता है कोई ना कोई पूछ ही लेगा, सर अभी आप बोल रहे थे सेकेंडरी मेटाबोलाइट बायोएक्टिव कंपाउंड, तो फिर अलग से क्यों पढ़ रहे हैं, उसी में पढ़ लेते। तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना, ठीक है जी। चलिए, तो हमने कहा कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं वो हेल्पफुल होते हैं किसके अंदर भाई, ग्रोथ और उसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये रिक्वायर नहीं होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं नॉट रिक्वायर फॉर सर्वाइवल, है ना। जरूरी नहीं है, अगर नहीं भी होंगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि जो प्लांट है आपका, ये एनिमल है वो मर जाएगा। जरूरी नहीं, मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा, हो या नहीं। जैसे मैंने बताया कि नेक्टर का प्रोडक्शन अगर उसमें नहीं हो, फ्लावर के अंदर नहीं हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पादप मर जाएगा। नहीं हो तो नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार नहीं है। हाँ हेल्पफुल है, डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। देखो बहुत सारी चीजें हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, सेकेंडरी जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारा, उसी से हमारा डेवलपमेंट होता है, हम ग्रोथ करते हैं। प्लांट्स भी इसी तरह से ग्रोथ करते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, सर्वाइवल, और सर्वाइवल के लिए रिक्वायर नहीं होते, लेकिन हेल्पफुल होते हैं किसमें, ग्रोथ में एंड उसके डेवलपमेंट में, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ये फैसिलिटेट करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट को, प्राइमरी मेटाबोलिज्म को, मतलब उसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हेल्पफुल होते हैं किसके अंदर, प्राइमरी मेटाबोलिज्म में। इसमें हेल्पफुल होते हैं प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में। एक लड़की का फोन आया था मेरे पास, बोली सर आप ना जल्दी जल्दी बोलते हो ना, तो वो समझ में नहीं आता है। तो भाई देखो, स्पीड कम करके सुन लिया करो फिर आप, है ना। वैसे तो स्पीड ज्यादा करके सुनते हो, अब आप 1.5 की स्पीड में सुनने की कोशिश करते हो, 2 की स्पीड में सुनने की कोशिश करोगे, तो समझ में कैसे आएगा, है ना। नॉर्मल स्पीड पे रखो, एक बात तो नॉर्मली सुन लो उस चीज को, फिर उसके बाद में आप है ना उसको 1.5 पे करो, मतलब 1.525 पे करो, या फिर 1.5 पे जाके सुनो, ठीक है। मैं बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, मेरे हिसाब से तो मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ, है ना। ज्यादा लंबा चौड़ा और छोटे छोटे लेक्चर होते हैं, 30 मिनट का लेक्चर है आपको, अगर आप उसको 2 पे लेके जाओगे, डबल कर दोगे स्पीड, तो
15 मिनट में पूरा होगा, और उसकी बजाय वो 20 मिनट में पूरा होगा। और अंतर क्या है, 5 मिनट का है तो अंतर पड़ेगा ना। अच्छे से समझ में तो आएगा। तो एक बार तो आप नॉर्मल स्पीड या 1.25 पे करके ही पढ़े, ठीक है। उसके बाद आप 1.250 या फिर 1.75 पे जाके पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं, दूसरी बार जब आप रिवीजन करो उसी चीज़ का, ठीक है। तो ये एक बार मैसेज आया था मेरे पास, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलिए, ठीक है जी, ओके। तो देखो, जो एसबीएम होता है, एसबीएम का होता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, जो है हमारे वो हेल्पफुल होते हैं किसमें, प्राइमरी मेटाबॉलिज्म में, ठीक। अब जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जो केमिकल रिएक्शंस होती है, ये केमिकल रिएक्शन ही प्लांट को क्या करती है, अलो करती है। मतलब ये जो प्राइमरी मेटाबॉलिज्म होता है, इस प्राइमरी मेटाबॉलिज्म के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस ही प्लांट को क्या करते हैं, लाइव करके रखते हैं। मतलब प्लांट इन्हीं की वजह से जीवित रहता है। और इस जीवन को जिलाने के लिए, मतलब इस जीवन को, ये प्लांट इस जीवन को जिए, इसके लिए एसबीएम यानी कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट इसकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अगर प्लांट को हेल्दी रहना है, ठीक है, तो हेल्दी रखने के लिए, प्लांट को हेल्दी रखने के लिए भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं अपना एक की रोल प्ले करते हैं, ठीक है ना, जिससे प्लांट के सारे सिस्टम स्मूथली प्रॉपरली वर्क करते हैं, ठीक है। तो इन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें देखो कैसे है, ये भी काम की बात है। प्लांट के लिए डिफेंस का काम करते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये समझिए कि एक सिंपल सा उदाहरण बता देता है अपन यहाँ पर, वैक्स का। ये लीफ है, लीफ में क्या होता है बेटा, ट्रांसपीरेशन होता है। ट्रांसपीरेशन होता है, तो ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, वाटर लॉस होता है। ट्रांसपीरेशन में क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, होगा ही नहीं होगा। ये हालांकि लिखने का नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ ना, एग्जाम में मत लिख दिए आप तो केवल मेटाबोलाइट के बारे में लिखना है, समझने के लिए बता रहा हूँ क्यों हेल्पफुल है। देखो, ट्रांसपीरेशन हुआ, वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस होगा तो प्लांट क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। प्लांट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन इसके पास एक टूल है, क्या है इन सेल्स के पास में, इसके पास जो कोशिकाएं हैं, जो सेल्स है, वो सेल्स क्या करेंगी, यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो सीक्रेट करेगी। क्या करेगी, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को सीक्रेट करेगी। सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होगा, यहाँ पर क्यूटीन होगा। क्या होगा भाई, क्यूटीन। ये जो क्यूटीन है उसकी यहाँ पर एक परत जम जाएगी इस तरह से, यहाँ पर क्यूटीन की क्या जम जाएगी, एक परत सी जम जाएगी, ये क्यूटीन की परत जम जाएगी। क्यूटीन की परत जम जाएगी तो क्या ट्रांसपीरेशन होगा, नहीं होगा ना, ट्रांसपीरेशन रुकेगा। और ये हेल्दी दिखेगी हमें, चमकदार दिखेगी पत्ती, क्यूटीन की वजह से। क्यों, क्योंकि क्यूटीन के ऊपर, क्यूटीन क्या है, एक वैक्सी मटेरियल है जो चमकदार दिखाई देता है, बिल्कुल एकदम तरोताजा दिखाता है, ठीक है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं भाई कि ये जो भी आपका मटेरियल है, जो मैं लिख रहा हूँ ना, वही इंपॉर्टेंट है ना, वही आपको याद भी रखना है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया आपके। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू द प्लांट, प्लांट टू स्टे हेल्थी, प्लांट को हेल्दी रखने में, ठीक है ना। प्लांट, ये इसका मतलब हो गया प्लांट पादप को हेल्दी रखने में, इन ऑर्डर टू द प्लांट टू स्टे हेल्दी, प्लांट को स्वस्थ रखने में, प्लांट को स्वस्थ रखने में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जो है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्ले इंपॉर्टेंट रोल। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होते हैं वो प्ले इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है जी। किसमें, इन कीपिंग प्लांट सिस्टम, प्लांट सिस्टम वर्किंग प्रॉपरली, वर्किंग प्रॉपरली, ताकि जो है प्लांट के जितने भी सिस्टम है वो अच्छे से वर्क कर सके, इसके लिए, ठीक है। और दूसरा कॉमन जो रोल है, कॉमन रोल ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वो तो है ही सही, क्या है, डिफेंस, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट का जो कॉमन रोल है वो है क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, ये इसका एक कॉमन रोल है, किसका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें ये क्या करते हैं, ये फाइट करते हैं, फाइट ऑफ, किस किस से फाइट करते हैं, देखो ये फाइट करते हैं
हर्बीवोरस से, मतलब इसको हम बोलते हैं हर्बीवोरस को शाकाहारी जीव। क्या बोलते हैं? शाकाहारी। देखो लिख देते हैं, बहुत से बच्चे हमारे हिंदी मीडियम के हैं ज़्यादातर। अच्छा, एक और खुशखबरी की बात है, इस साल तो नहीं, बाप का तो फाइनल हो ही गया है, अगले साल से हम यहाँ पर हिंदी मीडियम में एमएससी की क्लास भी अपलोड करेंगे। अभी इंग्लिश मीडियम की हो जाए फिर उसके बाद करेंगे, है ना? ठीक है, अभी यही नहीं हो रही है, इसमें ही टाइम नहीं मिलता है करने के लिए ना। चलिए, तो देखो शाकाहारी हर्बीवोरस जो होते हैं वो क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी बोलते हैं। इसके अलावा पेस्ट, पेस्ट जो होते हैं उनको बोलते हैं हिंदी में पीड़क। ध्यान रखना, पीड़क मैं इसलिए लिख रहा हूँ, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, काम के हैं, है ना? इनसे हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो पेस्ट का मतलब हो गया पीड़क। पीड़क वो होते हैं कीड़े मकोड़े जो तनों को, पत्तियों को, इनको खा जाते हैं और खाकर उनको नष्ट कर देते हैं, तो उनसे भी ये सुरक्षा करते हैं। ठीक है ना? ठीक है, बात समझ में आए? और उसके अलावा पैथोजन, और पैथोजन जैसे कि फंगस वगैरह है ना, उनसे भी ये सुरक्षा करते हैं। और इसके अलावा ये एंटी फीडिंग एक्टिविटी या टॉक्सिसिटी इनमें भी काम आते हैं। ठीक है, हर्बीवोरस से फाइट करवाने में काम आते हैं, पेस्ट से काम करवाने, पैथोजन में। इसके अलावा यहाँ लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, आल्सो यूज इन, देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, आल्सो, आल्सो यूज्ड इन एंटी फीडिंग, एंटी फीडिंग एक्टिविटी। एंटी फीडिंग एक्टिविटी का मतलब है कि जैसे ही जानवर इस पौधे को खाएगा उसको उल्टी हो जाए, खा नहीं पाएगा वो, है ना? उसको चिलमिलाहट लगेगी, तो वो जैसे मुंह मारेगा ना, थोड़ा सा चबाएगा, चबाते ही ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट उसकी जुबान में उसके लार के साथ मिक्स हो जाएंगे और उसको बड़ा सा दर्द देंगे, तो वो इसको नहीं खाएगा। तो ये होते हैं एंटी फीडिंग एक्टिविटी। ठीक है, दूसरा हो जाएगा टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में क्या होगा, जैसे देखा होगा ना, चींटी, चींटी जब अपने को काटती है तो क्या हो जाते हैं, शरीर पर चकत्ते चकत्ते, जिनको साधारण भाषा में दापड़ बोलते हैं, वो हो जाते हैं, है ना, फफोले से हो जाते हैं। तो वो क्या है, वो एक प्रकार की टॉक्सिसिटी है। बर वो खा जाती है अपने को तो सूज जाता है, तो वो टॉक्सिसिटी है। तो वो टॉक्सिसिटी कोज करते हैं ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट, है ना? अब देखो जिस चींटी के अंदर है, तो चींटी उसका इस्तेमाल थोड़ी करती है खुद के लिए, वो चिस्ट से अपने घुसा देती है और अपने को क्या हो जाता है, दाफड़ वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, अ, फफोले हो जाते हैं। सांप है, सांप का वेनम जो होता है वो सांप के काम का नहीं है, लेकिन वो एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, उसको निकाला जाएगा किसके लिए, डिफेंस के लिए। तो ये सब चीजें डिफेंस में, इसी तरह आप प्लांट्स के अंदर भी होता है ना? ठीक है जी। तो टॉक्सिसिटी में आल्सो यूज्ड इन, एक तो एंटी फीडिंग एक्टिविटी में काम आते हैं, दूसरा किस में काम आते हैं, टॉक्सिसिटी में। ठीक है ना? और इसके अलावा ये प्रीकर्सर के रूप में भी, फिजिकल डिफेंस के प्रीकर्सर के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, जैसा मैंने भी बताया आपको। ठीक है ना, कि जैसे जानवर उसको खाएगा तो वो एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगा वहां पर, है ना? तो एक्टिंग एज प्रीकर्सर, प्रीकर्सर्स ऑफ, प्रीकर्सर्स टू, प्रीकर्सर्स टू, दिख रहा है ना, प्रीकर्सर्स टू फिजिकल, फिजिकल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, मतलब फिजिकल डिफेंस सिस्टम के लिए प्रीकर्सर का भी काम ये करते हैं। ठीक है, ठीक। अब ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं इनको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, टाइप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ये टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट में सबसे पहले हमारे पास आते हैं, तीन नाम याद रखने हैं अपने को, 5 नंबर का क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन है, कैसे भी कर लो आप। एक तो होते हैं आपके पास में फ्लेवेनोइड्स। अब फ्लेवेनोइड्स का अलग ही क्वेश्चन आएगा भाई, है ना? ठीक है, फ्लेवेनोइड्स एंड, इनको बोलते हैं हम एलाइड फिनोलिक एंड पॉलीफिनोलिक कंपाउंड, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लेवेनोइड्स वाला। दूसरे सेकेंडरी मेटाबोलाइट से आपके टर्पेनोइड्स, टर्पेनोइड्स। ये सही है स्पीड, है ना? अगर ये सही है तो मुझे जरा मैसेज कर देना, है ना?
दोबारा से। तीसरे होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग एल्केलॉइड्स, ठीक है। इसके अलावा सल्फर कंटेनिंग भी होते हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है जी। नाइट्रोजन कंटेनिंग एल्केलॉइड्स होते हैं, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो ये होते हैं हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो आज हमने पढ़ा सेकेंडरी मेटाबोलाइट। आगे के जो भी वीडियो है वो आपको पता है इसे। इसके बाद में हमारे पास आ जाएगा, अभी हमने सेकेंडरी मेटाबोलाइट पढ़ लिया है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट मतलब बायोएक्टिव कंपाउंड, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक के अंदर ही पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एल्केलॉइड, फिर उसके बाद में एंटीऑक्सीडेंट पढ़ेंगे, फिर फ्लेवेनॉइड पढ़ेंगे, और फिर प्रोटीन्स और टर्पेनॉइड्स पढ़ेंगे। इसमें हमारा ये यूनिट वाला जो पोर्शन है ये खत्म हो जाएगा। 5-7 वीडियो आने वाले हैं आपके पास में, बस इसी में आपका ये 4th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच। आपने सब्सक्राइब किया हमारे चैनल को तो कर ही रखा होगा, कोर्स को सब्सक्राइब किया। कोर्स के बारे में बात है, क्योंकि ये यूट्यूब पे तो आते नहीं है वीडियो हमारे, ये सारे ऐप के ऊपर ही है। यूट्यूब पे तो कुछ फ्री वाले वीडियो हैं, जहाँ पर ऐप के ऊपर ही आपको ये मिलेंगे। तो प्लीज़ एक सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ना कमेंट करें, ठीक है। और जब आपका 85% या 70% से ऊपर आपका परसेंटेज हो, तो मुझे अपने फ़ोटो के साथ में, अपने मार्कशीट के साथ में जो नंबर है वो आपको पता है, इसे ऐप के ऊपर भी है, उन नंबर पे मैसेज कर दें। ये नंबर हम आपको हमारे जो ऐप है ना उसके ऊपर आपके फ़ोटो के साथ में और आपकी परसेंटेज के साथ में आपको डिस्प्ले करेंगे। तो यूनिवर्सिटी का नाम, आपका जो मार्कशीट है, जब रिजल्ट आ जाए आपका तब, ठीक है जी। तो अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं, फिर लास्ट में एक बार फिर से आपसे बात करेंगे। थैंक यू, गुड।